नमस्कार, जय हिंद। अभिनव झा एनसीईआरटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 2 चैप्टर तक हो चुका है। तीसरा चैप्टर है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर का मतलब होता है शुरुआती नगर। नगर का मतलब नगर को गांव या कस्बा भी कह सकते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। यहाँ पे जसपाल और हरप्रीत अपने घर के खास पास की गली में क्रिकेट खेल रहा था। गाँव घर का बच्चा था तो वो अपना गया क्रिकेट खेलने के लिए, जैसे गाँव घर में होता है। तो हरप्रीत और जसपाल भी गया था। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते थे। देखिए, भूतहा घर का मतलब होता है गाँव घर में अभी भी जहाँ घर 1 महीना से ताला लगा हुआ है तो उस घर को गाँव घर में भूतहा घर कहेगा, या तो उसको परता घर कहा जाता है। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? तो दूसरा महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करने की क्या करे, व्यवस्था करे। तो यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगा कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों है। देखिए, यहाँ पे एक सवाल हो गया, पुराने खंडहर से लोगों का लगाव इतना क्यों है। तो आइए कहानी आगे देखते हैं। आगे है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा सभ्यता जो था वो प्राचीन सभ्यता है, भारत की थी। तो देखिए, यहाँ कहता है अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले, कितना साल, 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। देखिए, पंजाब जो था पहले इंडिया में ही था। आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो आधा पंजाब पाकिस्तान में चल गया और आधा इंडिया में रह गया। तो भगत सिंह का जो है जन्म पंजाब में ही हुआ था, लेकिन वर्तमान में वो पंजाब जो है पाकिस्तान में पड़ता है। तो आइए आगे देखते हैं, शायद आप लोग समझ गए। सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए और जिससे उन्होंने रेल लाइन बिछाई और इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्विदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चलता है कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। क्या हुई थी? सबसे पहले हुई थी। इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारत और चीज़ें मिली है उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 4700 साल पहले हुआ था। देखिए, यहाँ ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तो क्या कहता है? शहरों का निर्माण, हड़प्पा में शहरों का निर्माण कब हुआ था? लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था शहरों का निर्माण? 4700 साल पहले हुआ था। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत भारत, देखिए कहाँ कहाँ था हड़प्पा, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और भारत के सिंध प्रांत, जैसे भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्विदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे और पत्थर के मोहरे। वाट का मतलब होता है पता, ओजन करने वाला। जैसे अभी उसको धारा भी बोल सकते हैं। अभी अपना लोग दुकान जाते हैं तो शायद बोलते हैं उसको 1 किलो चीनी दे दीजिए। यदि जाते हैं गेहूँ या कुछ चावल खरीदने के लिए तो अपना लोग क्या बोलते हैं, 5 किलो दीजिए। जिसको जितना ज़रूरत है 10 किलो दीजिए। लेकिन हड़प्पा का जो वाट था, वजन करने वाला धारा, वो 16 केजी का था। बात आप लोग याद रखिएगा, यदि पूछे तो आप लोग बताइएगा 16 केजी का था। तो क्या मिला? मोहरे मिला, मनके मिला, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले। तो आइए देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सा में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। कहाँ था? पूर्वी इलाके, तो निचले इलाके में था, सॉरी।
और ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद ने नगर दुर्ग कहा। क्या कहा? पुरातत्वविद ने क्या कहा? ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। और निचले वाले को निचला नगर कहा। दोनों हिस्से की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी और इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक दीवार खड़ी रही। देखो उस समय हड़प्पा की ईंटें इतनी अच्छी थी, हजारों साल से अभी तक भी खड़ी है। आजकल का ईंट देखो थोड़ा दिन के बाद ढलने लगता है, थोड़ा ज़ोर से पटक दो 2 टुकड़ा हो जाता है। तो पहले का जो था पुराना पुराना होता है। तो दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। और कुछ नगर के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई थी। और मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महायान स्नानगार कहा। और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। 2 तरफ से उतरने के लिए क्या थी? सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और इसमें भारत के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नगर की विशेषता और अवसरों पर निम्न किया करते थे, अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। हड़प्पा में अग्निकुंड कहाँ से मिला? देखिए ये सवाल हो गया, इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में से अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारघर गृह मिले हैं। देखिए स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। तो आइए यहाँ पे कुछ चित्र है देखते हैं। मानचित्र 3 उपमहाद्वीपीय के आरंभिक नगर। देखिए यहाँ झेलम नदी हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, उसके बाद सिंधु नदी हो गया मेन, यहाँ से निकला मोहनजोदड़ो, सुतका गेंडोर, चूहंदड़ो, धौलागिरा, लोथल। तो इसको जब देखिएगा तो हड़प्पा का जो था इसका इलाका क्षेत्रफल वो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा का जो था वो क्षेत्रफल कैसा था? त्रिभुजाकार था। तो आइए आगे देखते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। क्या मिले? भंडार गृह मिले। देखिए इस टाइप का ही था महा स्नानागार। ये मोहनजोदड़ो मिला था स्नानागार, देखिए कितना बड़ा था। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। तो कहता ईंटों की चिनाई ऐसे ही हुआ था हड़प्पा के नगरों में, इसी टाइप का था ईंट। आप लोग देखिए। फिर यहाँ कहता है भवन, नाले और सड़कें। इस नगर के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होती थी। कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे। देखिए हड़प्पा में भी ढके हुए नाले था। अभी का नाले देखिए आप लोग, इतना बदबू मारता है जो वहाँ पे आप लोग खड़ा नहीं रह पाइएगा, कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। देखिए हड़प्पा में कितना अच्छी व्यवस्था थी, जो उस ज़माने में भी ढके हुए नाले की व्यवस्था थी। और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन से बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढाल होती थी ताकि पानी फिसले, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, और जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे। मेनहोल का मतलब जहाँ पे सब पानी इकट्ठा होता था, और जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। और घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। क्या किया? योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। तो आइए फिर आगे देखते हैं नगरीय जीवन। क्या है नगरीय जीवन? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः
यहाँ से शासक थे। यह भी संभवतः है कि ये शासन लोग को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। क्या करते थे? अन्य उपयोगी चीज़ भी मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषणों जैसी कीमत चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। देखिए उस समय भी सोने चांदी की कीमत थी और अपने पास हड़प्पा निवासी भी रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी यहाँ पे मिस्टेक है लगता है, लिपस्टिक भी मिले हैं, जो कि मोहरे पर तो मिलते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। लिपिक भी मिले थे, लिपिक जिसको लिपि बोलते हैं, सॉरी। तो इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे, जो लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे वे सुदूर लोगों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिलते हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला और ऊपर एक कुआं बनाई गई है और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। देखिए सबसे ऊपर ये सड़क हो गया मोहनजोदड़ो का, इधर नाला भी ढका हुआ था। देख लीजिए ये हो गया मेन, जहाँ जिसको हौदी बोला जाता, पानी टंकी। और इस मोहर के ऊपर के चिन्ह पर एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखक का एक प्राचीनतम उदाहरण है कि विद्वानों में पढ़ने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक इसको पता नहीं, मतलब हड़प्पा का लिपि ही ऐसा था जिसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, पता नहीं चला है। इसका अर्थ होता है दाईं ओर से पक्की मिट्टी की खिलौने। देखिए इसी टाइप का उसका मोहर था और चित्रकला था। नगर और नए शिल्प क्या है आगे? नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिलती है उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुएं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, रहने और बर्तन बनाए जाते थे और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो देखिए हड़प्पा में भी लोहे और वगैरह का, कांसे का बर्तन, तांबा का बनाया जाता था, धातु का। अभी भी एल्युमिनियम और स्टील और लोहा का तो अब फिलहाल भी बर्तन बनाया जाता है। तो देखिए इसी टाइप का आभूषण मिले हैं वहाँ से। देखिए ऊपर पत्थर के वाट को देखो, ये है पत्थर की वाट, वजन करने वाला, नापने और तोलने वाला। ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन वाटों को बनाया गया है और इन्हें चाट पत्थर से बनाया गया है और इनमें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया है। मध्य में भारत मनके इनमें से कई कर्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच छेद किए गए हैं ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए, क्या किया जाए? माला बनाई जाए। देखिए पत्थर को काट करके बनाया गया है। और मध्य दाईं पत्थर के चमकदार फलक और नीचे कढ़ाई वस्त्र और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से मिली थी, इनमें से कढ़ाई वस्त्र पहने दिखाई गई है। तो देखिए यहाँ क्या कहता है अब, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इसका आयताकार पृष्ठ 27 आगे आप लोग को दिखाएंगे पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले और इस सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइनर किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब ये तो मोहर दिखाए थे आप लोग का, यही है हड़प्पा की मोहर। ये जो है 1 नंबर में ये मोहर हो गया, ये इसका चित्रकला हो गया। आइए फिर देखते हैं यहाँ पे। संभवतः 700 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई थी। लगभग कितना, 7000 साल पहले मेहरगढ़, कहाँ? पाकिस्तान।
मोहनजोदड़ो खेती हुई थी, और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। इसकी मिट्टी तथा फ्रेयंस से बनी और तकलियां और सूत कटाई के संकेत भी देती है। सूत कटाई मतलब चरखा वगैरह का। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया, या विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनने के लिए खास परीक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना और मनके चमकाना या फिर मोहर पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्रित है। देखो मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। यही मूर्ति है, देखिए इसको बनाया गया था पत्थर को काट करके। और इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, और किसी विशेषज्ञ मूर्तियों का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था, लेकिन यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसी कामों में परीक्षण हासिल करते थे, या फिर केवल महिला ही। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। क्या थे? दोनों ही इस काम में दक्ष थे, पुरुष और महिला दोनों करते थे। तो फिर आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या एस्फेटिक पत्थरों के चूर्ण को गेंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, और उसके बाद उन वस्तुओं का एक चिकनी परत ढाई जाती थी। चिकनी मतलब साफ सुथरा। चिकनी परत ढाई जाती थी, और चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। और फ्रेयंस के मन के चूड़ियाँ वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा में भी क्या किया जाता है? छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। कच्चे माल की खोज में आइए देखते हैं यहाँ पे। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या तो फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कतई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें नहीं मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। क्या करते थे? दूर दूर से आयात करते थे। किसका? तो तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ का दूर दूर से आयात करते थे। देखिए ये इसका बैलगाड़ी हो गया आयात करने वाला। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाता था, इस चित्र को देखो, और एक खिलौने और दूसरी खिलौने की मोहर देखिए इसी तरह लिया जाता था। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ओमान आप लोग मैप में देख लीजिएगा एक बार। कंसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान तो आप लोग जानते होंगे, इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान से किया जाता था। और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक के बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से भी किया जाता था। देखिए नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। तो नगरों में रहने वाले लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। बताया था आप लोग को सवाल एक कल। सबसे पहले पालतू जानवर किसको बनाया गया था? कुत्ता को बनाया गया था। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों और लेखकों और दस्तखतकारों खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि
हड़प्पा के लोग गेहूँ, जो दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो ज़मीन की जुताई के लिए हल का भी एक नई बात थी, और हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के ही बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, और इस तरह के बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीकों से अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी। देखिए, हड़प्पा में भी हल थी, और हल से ही खेती की जाती थी। और हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ तथा बकरियां पालते थे, और बस्तियों के आसपास तालाब के चारागाह होते थे। क्या होते थे? चारागाह होते थे। और लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था, और वे बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, और मछलियां पकड़ते थे, और हिरन और जानवरों का शिकार करते थे। तो आगे आइए देखते हैं गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। क्या है गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म और निरीक्षण? कच्छ के इलाके में मंदिर और वेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था। धोलावीरा में क्या मिलता था? साफ पानी मिलता था, और जमीन उपजाऊ थी। जमीन उपजाऊ कहाँ की थी? धोलावीरा की थी। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। जहाँ हड़प्पा सभ्यता की कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंचाई दीवार बनाई गई थी, तो इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है, और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में लकड़ी में जोड़ा गया था। और यह एक ऐसा अनोखा अवशेष है, जैसे मान लीजिए अपना लोग खुरपी को लोहा का बना होता, उसको लकड़ी में लगा जोड़ के मेट बनाते, उसी तरह से जोड़ा हुआ था। क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। क्या किए जाते? छोटी वस्तुओं पर पाए जाते। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे वसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था, जहां कीमत पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और इस नगर में एक भंडारगृह भी था। क्या था? भंडारगृह था। और इस भंडारगृह से कहीं मुहर और मुद्रांकन या मुहरी गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिले हैं। तो देखिए, ये हो गया लोथल का बंदरगाह, और यह एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता था। ये था लोथल की बंदरगाह। देखिए इसी तरह था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है, जहाँ संभवतः मनके बनने का काम होता था, या पत्थर के टुकड़े और अध बने, और इसके मनके बनने वाले उपकरण और मनके भी यहाँ मिले हैं। तो मुद्रा, मोहर और चंद्राकन या मोहरबंदी। तो इसमें कहता मुहरों का प्रयोग सामान से भरे और उन डिब्बे मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तो थैलों को बंद करने के बाद उन मुहरों पर गीली मिट्टी का पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी, तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मुहर का प्रयोग इसलिए किया जाता है, मान लीजिए कोई संस्थान है, कोई कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, तो उस सब में उसका नाम से मुहर बनाया जाता है, उससे मुहर लगाया जाता है। कोर्ट कचहरी में मुहर का भी काम होता है। तो और भी बहुत सारी काम होती है मुहर की। तो चलिए आगे देखते हैं। सभ्यता की
अंत का रहस्य। देखिए सभ्यता का पतन कैसे हुआ, अंत का मतलब पतन कैसे हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया और लेखक मोहर और वाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर के कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वान ने कहा है कि नदियाँ सूख गई और अन्य का कहना था कि जंगलों का विनाश हो गया। देखिए अलग अलग विद्वान ने अलग अलग अपना मत दिया, मत का मतलब विचार दिया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटों को पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण जो भी हुआ हो, वह परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ और इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में, अगला जो है अध्याय 5 और 8 में इसके हड़प्पा के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए अनियत में क्या कहता है, अपने एक एटलस में मिस्र ढूंढो। अब लोग मिस्र में एक पिरामिड है, उसी का ये है। तो आप लोग एटलस में मिस्र को देखिएगा। मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी और हाथी दांत लकड़ी और हीरे और जवाहरात लेने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी और उन्होंने देखा बड़े बड़े मकबरे बनाए, जिन्हें पिरामिड कहा। ये जो चिन्ह दिख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? ये जो पहाड़ टाइप का, इसको पिरामिड कहा जाता है। पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था और इन शवों को मोमी कहा जाता था। और इन शवों, देखिए जब राजा मरता था ना, उसका शरीर में इस टाइप से उसको पिरामिड में दफनाया जाता था। उसको उसको मोमी कहा जाता है, मतलब उस पूरा शरीर को ढक दिया जाता था, शीशा टाइप में पैक कर दिया जाता था, तो वो वैसा का वैसा ही रह जाता। आज भी है रोम के राजाओं का। तो उनके शवों के साथ भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्य पेय, वस्त्र और गहने बर्तन और वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। और क्या कहता है, दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। मिस्र में क्या किया जाता? सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुमको लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को भी इन चीज़ों में ज़रूरी पड़ती होगी? ज़रूर पड़ती होगी। चलो अब हो गया ये चैप्टर समाप्त। तीसरा अध्याय आज समाप्त हो गया। कल चौथा अध्याय होगा और बुक समाप्त होने के बाद पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तो चलिए, जय हिंद, धन्यवाद। आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हेल्पफुल रहेगा, आप लोग के सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो को ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।